चैनल के ऊपर आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 32nd डे की शुरुआत। और अभी तक हमने सेकंड बुक पूरी निपटा ली है, फर्स्ट बुक के 3 चैप्टर पूरे खत्म कर लिए हैं और आज से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मिरेकल सीरीज क्या है, अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो जानना चाहेगा। तो मिरेकल सीरीज में हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, पहली बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता चलेगा। और हम एक इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड बायो-सावर्ट लॉ, राइट? लॉ, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारी सीरीज का टारगेट क्या है? तो हमारी ये सीरीज कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, इसमें हम थोड़ी सी और भी रूट कॉज के ऊपर हमला कर रहे हैं, दैट इज योर फियर ऑफ फिजिक्स। क्योंकि एक बार आपका ये फिजिक्स का डर खत्म हो गया ना, जो कि मैं 100% खत्म करूंगा इस मिरेकल सीरीज के अंदर, तो आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो, जेईई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो आपको किस एग्जाम के लिए सीरीज को यूज करना है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। मेरा काम है अगले 60 दिनों के अंदर आपके फिजिक्स के डर को कंप्लीटली खत्म करना, ताकि आप फिजिक्स को जान सको, फिजिक्स से प्यार कर सको। ठीक है, नंबर अपने आप आने लग जाएंगे। सो इनफ फॉर इंट्रोडक्शन, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, आज तक मतलब जब हम ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब जब हम पहली बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट से भी कोई रिलेशन है, तो उससे पहले की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो उससे पहले हमें कुछ रॉक्स के बारे में पता चल चुका था जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मतलब वो लोहे की, निकल की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट? एंड मतलब वी वर यूजिंग देम, हमने कंपास बनाना सीख लिया था और हम उनको यूज करना जान गए थे। हम मतलब इंसान, राइट? हम उनको यूज करना जान गए थे इन नेविगेशन, डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग उनको यूज करने लगे थे। बट हमें ऐसा लगता था कि यार ये जो मैग्नेटिज्म है, ये मैग्नेट्स की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिना एंड वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है ना? बट ऑरिस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सबसे पहली बार ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से रिलेटेड है, और यहीं से फिर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई। तो क्या था ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट? बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी लिया, इसको एक की से कनेक्ट कर दिया जिसको फिलहाल हमने ओपन रख रखा है, और एक कंडक्टिंग वायर लिया, स्ट्रेट वायर है। इस वायर को उन्होंने जस्ट एक कंपास के ऊपर रखा। कंपास की जो निडल है वो नॉर्मली साउथ नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करती है, तो हमने हमारे वायर को भी उस निडल के जस्ट पैरेलल रखा, उससे ऊपर रख दिया। ठीक है ना? एंड जैसे ही हमने ये की क्लोज करी, जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर आई करंट फ्लो होने लगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, हम देखते हैं कि अचानक से कंपास की जो ये निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। और किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। हमें ये तो पता पड़ गया कि कहीं ना कहीं इस कंपास के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का कारण जो है वो हमारे इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से फ्लो होने वाली करंट है। लेकिन सब कुछ बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें पहले भी एक ऐसी चीज के बारे में पता था जो कि हमें दिखती नहीं है बट फिर भी फोर्स लगाती है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर इमेजिन किया कि इस निडल के ऊपर, कंपास की निडल के ऊपर जो अदृश्य चीज फोर्स लगा रही है, राइट, जो इनविजिबल चीज फोर्स लगा रही है, दैट इज नथिंग बट अनदर काइंड ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और हमने एक्सपेरिमेंट किए और हमने अलग अलग प्लेसेस पर इस कंपास को रख के देखा, तो हमने देखा कि कंपास की जो निडल है ना वो बेसिकली इस वायर के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ के अलोंग अलाइन हो जाती है। मतलब आप कहीं भी रखो वो आपको एक हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हुए नजर आती है, राइट? तो हमें ये पता चल गया कि इस वायर की वजह से जो अदृश्य, जो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज सर्कुलर। वायर के चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब कुछ हमें ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट वायर
produces noticeable deflection in a nearby compass. Needle of the compass align itself tangential to an imaginary circle having wire as its axis. ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी SI यूनिट जो होती है वो हमने डिफाइन करी टेस्ला. हम आगे जाके देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को और किन किन क्वांटिटीज के साथ में रिलेट किया जा सकता है, बट फिलहाल हमने मैग्नेटिक फील्ड नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको यूज करना चालू कर दिया, हमने उसको दिखाना चालू कर दिया इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हमने उसकी SI यूनिट भी बना दी कि इट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला. एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे निकोलाई टेस्ला, उनके नाम पर इसकी यूनिट का नाम रखा गया है. ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसको आप एक वर्ड के अंदर ध्यान रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल, है ना. S स्टैंड्स फॉर साउथ, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ. तो अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट को साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाते हो ओवर अ कंपास, O स्टैंड्स फॉर ओवर अ कंपास, कंपास के ऊपर रख के, तो कंपास की निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है वो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्शन आता है. तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि अगर आप वायर को ऊपर नहीं रख के नीचे रखोगे तो फिर वेस्ट की जगह ईस्ट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, है ना. और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहीं भी आप रखोगे तो एक हाइपोथेटिकल सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपको निडल जो है वो अलाइन होते हुए नजर आएगी. तो हमने तो खैर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, हम इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो ये पहला डिमॉन्स्ट्रेशन था दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट टू सेपरेट फिनोमिना, दे आर बेसिकली इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू ईच अदर. अब हमारा आगे का जो काम होगा, मतलब आगे के कुछ चैप्टर्स जो होंगे वो इसी रिलेशन के ऊपर होंगे. हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी आगे की जर्नी. आई होप आप सब तैयार हो उस जर्नी पर चलने के लिए. तो सबसे पहले जो लॉ हमारी मदद करने वाला है, इट इज कॉल्ड बायो-सावर्ट लॉ. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल लॉ है, बट आप लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे. बेसिकली इट इंक्लूड्स इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन से आप लोगों को डर लगता है. एंड नॉर्मली जो लॉज हमने आज तक पढ़े हैं वो अपने आप में कंप्लीट थे, बट यहाँ पर ये जो लॉ है ये थोड़ा सा स्पेशल है. ये पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं रखता, बट उस पिक्चर का वो वाला पीस हमारे सामने रख देता है जिसको यूज करके हम पूरी की पूरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. तो समझो इसको कैसे. सो इट डिफाइंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट. पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये हमें नहीं बताएगा, ये हमें उस वायर के एक छोटे से टुकड़े की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है उसके बारे में हमें बताता है कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. सो वो छोटा सा टुकड़ा कहलाता है करंट एलिमेंट. उसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ I, दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड DL, इट्स लेंथ. तो नॉर्मली DL का मतलब होता है जितनी पॉसिबल छोटी लेंथ आप इमेजिन कर सकते हो उतनी छोटी लेंथ है, उतना छोटा ये टुकड़ा है, ठीक है ना. तो इसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली करंट एलिमेंट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही कि कितनी करंट उसके थ्रू फ्लो हो रही है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज थीटा? देखो ये जो करंट एलिमेंट है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? आपने जहां पर भी सेगमेंट लिया है, जहां पर भी करंट एलिमेंट इमेजिन किया है, उस पॉइंट पर आप वायर के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो. आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो उस टेंजेंट के अलोंग हमारा DL वेक्टर होता है या IDL वेक्टर होता है ना. तो ये डायरेक्शन तो हो गई हमारे IDL की, ठीक है. और इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई हमारे पोजीशन वेक्टर R की. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, दैट इज कॉल्ड थीटा. एंड हमने देखा कि इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा. इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला कि मान लो थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो, इसका मतलब आपका पॉइंट यहां पर हो या फिर यहां पर हो, यानी कि इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग अगर आपका कहीं भी पॉइंट है तो उसके ऊपर इस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. ध्यान रखना, वायर के अलोंग अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है
तो उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। तीसरी चीज जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, इट इज द डिस्टेंस स्क्वायर। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, सो इट इज ऑल्सो फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ एज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, वैसे कि वैसे ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मतलब दोनों ही फील्ड्स कंजर्वेटिव है, दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, दोनों के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जा सकता है। एंड सबसे लास्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे डीबी की, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे राइट हैंड का जो अंगूठा है वो हम डीएल की डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, डीएल की डायरेक्शन में रखते हैं। और जिस भी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है, उस पॉइंट की तरफ अपनी हथेली को रख के उंगलियों को कर्ल करते हैं, तो उंगलियां आपको बता देती है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पेपर के प्लेन के अंदर जाने वाली होंगी या फिर प्लेन से बाहर आने वाली होंगी। तो जैसे आप अपनी जिस स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप नोटिस कर सकते हो कि इस सेगमेंट की वजह से यूजिंग योर राइट हैंड रूल, और आप सबको अप्लाई करके देखना है ना स्क्रीन पे पॉज करके, कि डीएल की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना, अपनी हथेली को उस पॉइंट की तरफ रखना जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और फिर उंगलियों को कर्ल करना। उंगलियां नीचे पॉइंट करती है या ऊपर पॉइंट करती है। तो इस सेगमेंट की वजह से इधर जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जाती हुई होगी, आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर जाती हुई होगी, ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन अपन बोलते हैं। और अगर आप इधर वाले पॉइंट पर निकालोगे, ठीक है, करके देखना, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड वापस प्लेन से बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, मतलब डॉट डायरेक्शन के अंदर होगी। क्रॉस और डॉट जो है वो हम ऑलरेडी बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा तरीका कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो आप देखोगे यार, ये जो डायरेक्शन है पेपर के प्लेन के अंदर जाती हुई या पेपर के प्लेन के बाहर आती हुई, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा भी डिफाइन करी जा सकती है। कौन कौन के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा, कि अगर हम डीएल वेक्टर का आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहां से अपने राइट हैंड की उंगलियों को अपन कर्ल करते थे सेकंड वेक्टर के हेड की तरफ, तो अपना अंगूठा बता दिया करता था कि डीएल क्रॉस आर, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, है ना, जस्ट ध्यान रखना है आपको। तो मैग्नीट्यूड ओवरऑल अगर अपन लिखें तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट इज रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। व्हाट इज म्यू नॉट? सो म्यू नॉट इज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बताई है टेस्ला, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से कि हमारे इस परमिएबिलिटी नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन करी है, इसकी ऐसा यूनिट होगी टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो तो डीबी वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। नाउ व्हाट इज डीएल क्रॉस आर? डीएल क्रॉस आर का मतलब होता है डीएल टाइम्स आर टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि हमारे फॉर्मूले में तो केवल और केवल डीएल साइन थीटा ही था, तो हम लोग क्या करते हैं आर से ऊपर और आर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ऊपर तो बन जाए डीएल टाइम्स आर टाइम्स साइन थीटा, ठीक है, और ये फिर लिखा जा सकता है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, और नीचे आपका हो जाएगा ओवरऑल आर क्यूब, तो नीचे आपका हो जाएगा ओवरऑल आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड अचानक से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की बजाय डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो मतलब नहीं है, जस्ट केवल लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्टली यूज हो ऐसे चांसेस आपको बहुत कम मिलेंगे, बट इस फॉर्मूला को यूज करके हम कुछ मीनिंगफुल केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो जरूर निकाल सकते हैं, और वो जो फॉर्मूलाज होंगे उनके ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन देखते हैं अपन, राइट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। तो अभी हमें एक आर्क गिवन है ना, और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है ना, और इसकी वजह से हमें इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है।
अच्छा, आर्क कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो हमें आर्क लेंथ नहीं गिवन, हमें आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल गिवन है, दैट इज एल्फा। अगर हमें एल्फा गिवन है और आर्क की रेडियस गिवन है तो हम आर्क लेंथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है एंगल होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क कितना हो जाएगा आपका, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे आर्क की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हमें एल्फा पता है, अगर हमें आर पता है, तो हमारी आर्क लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, आर टाइम्स एल्फा हो जाएगी। अब हमें इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमारे पास में तो एक ही लॉ है, दैट इज योर बायो-सावर्ट लॉ, राइट। और वो तो हमें केवल और केवल एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दें। चलो जो है उसी का यूज करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, दैट इज योर डीएल। मैंने बताया था इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में अपन यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी डीएल की डायरेक्शन, है ना। हमें किस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, सेंटर के ऊपर। तो यहां से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बेसिकली हमारा रेडियस ही हो जाएगा, और रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास में डीएल आ गया, हमारे पास में करंट आ गया, हमारे पास में आर आ गया, हमारे पास में दोनों के बीच का एंगल आ गया। तो हम बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं और इस टुकड़े की वजह से इस पॉइंट के ऊपर हम आसानी से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितनी होगी डीबी की वैल्यू, हो जाएगी μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इट कैन बी रिटन एज μ0 आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल को हमने रख दिया अलग, बिकॉज डीएल जो है वो अपने आप में एक डिफरेंशियल टर्म है ना, इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब हम पूरे के पूरे आर्क को इसी तरीके के छोटे 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 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, हर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये है कि हर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूज योर राइट हैंड थंब रूल, यू विल फिगर इट आउट दैट सेंटर पर हर सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्लेन के अंदर जाते हुए, मतलब क्रॉस डायरेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तो उनको सिंपली ऐड किया जा सकता है। मतलब अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हमें केवल और केवल डीबी के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन करना होगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो μ0 आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, केवल और केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जो तुमने छोटे 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 टुकड़े लिए हैं उन सबकी लेंथ का सम, यानी कि टोटल आर्क लेंथ, और टोटल आर्क लेंथ कितनी है हमारी, आर टाइम्स एल्फा। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स आर टाइम्स एल्फा। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे हाथ में लगेगा ड्यू टू एन आर्क, दैट इज μ0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स एल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपके ये फॉर्मूला, राइट। एक स्पेशल केस देखो कि मान लो आपका आर्क नहीं होता, पूरा का पूरा सर्कल होता है ना, तो फिर थीटा की वैल्यू या एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 2 पाई हो जाती है ना, रेडियंस में लेना। तो एल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, और एल्फा की जगह हमने रख दिया 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई μ0 आई डिवाइडेड बाय 2r। तो एक लूप की वजह से सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, μ0 आई डिवाइडेड बाय 2r होती है, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे लूप के अंदर n टर्न्स होते तो हर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0 आई अपॉन 2r होती, और क्योंकि n लूप्स हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाती n टाइम्स μ0 आई अपॉन 2r, यानी कि μ0 n आई डिवाइडेड बाय 2r। तो यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लूप की वजह से, वो उस लूप की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लूप जितना ज़्यादा रेडियस वाला होगा उसकी वजह से सेंटर के ऊपर उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ में लग चुका है बाय द वे, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने
सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब मान लो हमें एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? तो अब की बार हमें एक लूप गिवन है, ठीक है, दिस इज आवर लूप, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जब आप इसको इधर से देख रहे हो, ठीक है, इधर से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो आप, तो आपको इसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है ना। हमेशा ऐसे इमेजिन करना कि यार अगर हम यहां से देख रहे होंगे, अगर हम यहां से देख रहे होंगे तो हमें करंट कैसे नजर आ रही होगी? घड़ी के उल्टी दिशा में घूमती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में आपका करंट जो है इस लूप के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब आपको इस लूप की वजह से इसके एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तरीका हमारा वही होगा, हमारे पास में केवल और केवल एक ही हथियार है, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। हम उसी को अप्लाई करेंगे और उसकी एक लिमिटेशन है कि हम एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सेगमेंट्स लेंगे, एक लेंगे हम बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर और एक लेंगे हम बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि डायमेट्रिकली अपोजिट सेगमेंट्स लेंगे हम, ठीक है। इस पॉइंट पर करंट इधर की तरफ होगी, मतलब डीएल की डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग होगी, और इस पॉइंट पर डीएल की डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग होगी। यहां पर जो हमने सेगमेंट लिया है उससे हम हमारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये डिस्टेंस होगी, ये कितनी हो जाएगी? √r² प्लस x² हो जाएगी। सिमिलरली यहां से जब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस x², ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √r² प्लस x²। तो हमारे पास में I आ गया, dl आ गया, है ना, हमारे पास में डिस्टेंस आ गई एक तरीके से। एंगल की बात करते हैं, तो नोटिस करो ये जो टेंजेंट है और यहां से ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक और काम हमारे लिए अच्छा हो गया कि एंगल हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपने जो ड्रॉ किया है और ये जो लाइन आपने ज्वाइन करी, इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना, आपको अगर डायग्राम के अंदर समझ में ना आए तो आप, आपके पास में कोई भी सर्कुलर, आपने सपोज करो कोई हाथ में कड़ा पहन रखा है या कोई भी रिंग टाइप की चीज़ अगर आपके पास में पड़ी हो, तो उसके ऊपर एग्जैक्टली ये चीज़ करके देख सकते हो, ठीक है, कि हाँ एंगल जो है वो कितना होगा। जैसे देखो मेरे पास एक चीज़ पड़ी है, जैसे ये एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, काफ़ी मोटा है बट ठीक है, इसको आप एक्सिस की तरह कंसीडर कर सकते हो। मान लो इसके इस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो सेगमेंट लिया है वो कहाँ पर लिया है? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिया है तो जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की वो किसके अलोंग होगी? वो इस टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। चलो एरो इधर ले लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से दिख जाए, ठीक है, ये हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इससे ज्वाइन करता हूँ हमारे, इसको लेते हैं, तो इस पॉइंट से मैंने किसको ज्वाइन कर दिया? हमारे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये तो किया है हमने, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है वो देखो। तो मैं ऐसे करता हूं तो आपको एंगल एग्जैक्टली नजर आ गया होगा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, जब हम इन दोनों का यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट करके जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आती है डीएल क्रॉस आर, मतलब डीएल से आर की तरफ अपन जाएंगे उसके परपेंडिकुलर, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। तो इन सब का यूज करेंगे। ऐसा काम आप भी किया करो ताकि आपको चीजें जो है वो बेटर तरीके से समझ में आए, है ना। और जब तक पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाओ ना, तब तक एक्सेप्ट मत करा करो किसी भी चीज को। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पूरे के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं, ये जो, ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरीके से होगी। तो मैं इसको यहां ड्रॉ करने की बजाय जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, भाई इस डायरेक्शन में कैसे होगी? आपने डीएल की डायरेक्शन ली, ठीक है, आपने डीएल की डायरेक्शन ली, आपने आर लिया और आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया,
क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इनके परपेंडिकुलर आपको मिलेगी जो कि इन दोनों की परपेंडिकुलर हो। तो इसको हमने कहाँ पर ड्रॉ किया है, हमारे पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किया है। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डीएल वेक्टर। सिमिलरली इसकी वजह से जो डीएल वेक्टर होगा वो डीबी वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, डीबी वेक्टर, ठीक है ना, मैं डीएल वेक्टर गलत बोल रहा हूँ। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल वापस से कितना हो जाएगा थीटा। तो डीबी का थीटा वाले डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। डीबी का थीटा वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। आप नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली इक्वल है एंड डायरेक्शन में अपोजिट है। और इधर वाले जो कंपोनेंट है एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा एंड डीबी साइन थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें ये पता चल गया, देखो दो चीजें हमें यहां से पता चल गई। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट पेयर, जो हमने पेयर लिया है डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स का, इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, एक्सियल डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिल रहा है, डीबी साइन थीटा। और आप पूरे के पूरे लूप को इसी तरीके के पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। भाई आज आपने यहां पर पेयर लिया है, फिर आप यहां पे ले लेना डायमेट्रिकली अपोजिट, फिर यहां पे ले लेना डायमेट्रिकली अपोजिट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सियल डायरेक्शन में होगी ना। और क्योंकि पूरे के पूरे लूप को आप डायमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो, तो पूरे के पूरे लूप की वजह से भी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, एक्सियल डायरेक्शन के अंदर होगी। तो हमारी पूरे के पूरे लूप की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे एक्सियल डायरेक्शन के अंदर एक एलिमेंट की वजह से जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे अलोंग द होल लूप। तो पूरे के पूरे लूप के अलोंग मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया एंड इट विल ऑल्सो बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। अब देखो साइन थीटा तो एक बार मैंने रख ही रखा, डीबी कितना होगा, तो डीबी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन, एंगल कितना था आई डी एल और आर के बीच का 90 डिग्री था, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी आपकी रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा साइन थीटा देखो इस ट्राइंगल के अंदर कितने हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह लिखा जा सकता है आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, उसको पावर हाफ भी लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल आपका फॉर्मूला आपको मिलेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, पावर 1 थी पावर हाफ थी, दोनों ऐड हो गई, कितनी हो गई 3/2 हो गई। ये सब कांस्टेंट है, मतलब अगर आप लूप के ऊपर डिफरेंट जगह पर करंट एलिमेंट्स लेते हो तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। केवल और केवल कौन सी चीज़ यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में है, डीएल। और डीएल के इंटीग्रेशन करने का मतलब है आपने पूरे के पूरे लूप की लेंथ को काउंट कर लिया, और पूरे के पूरे लूप की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, है ना। तो हमारा ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई टाइम्स आर स्क्वायर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो नीचे रह जाएगा 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई है। देखो कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड का आपने फॉर्मूला निकाला है एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, हाँ सर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक्स डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है एक्स को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी, ये भी हमें पता पड़ गया। बट ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि सेंटर पर, मतलब x की वैल्यू 0 रख देने पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। इस फॉर्मूला से भी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर आ रही है,
और हमारे पिछले वाले फॉर्मूला से भी कितनी आ रही थी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आ रही थी। दोनों एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं तो हमें तसल्ली होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही सही कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, बट वो सबसे पहले इस तरीके के पाथ के अलोंग कम होगी। इस तरीके के पाथ का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्लोप है वो बढ़ती चली जाए, मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव से धीरे 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 90 की तरफ बढ़ रही है आपकी टेंजेंट, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है कर्व का, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड घट रही है बट कॉन्वेक्स कर्व के अलोंग घट रही है। और अचानक से इस पॉइंट के बाद में आपका जो कर्व है वो कैसा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। ये जो पॉइंट है जहां पर ये शिफ्ट हो रहा है, दैट पॉइंट लाइज एट x इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव r/2, और सिमिलरली ग्राफ आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब जो लूप है उसके इधर की तरफ वाला पोर्शन जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया था, तो x इज इक्वल टू -r/2। इन दोनों पॉइंट्स पर आपको ये शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सो दिस पॉइंट वेयर दिस कर्व इज चेंजिंग इट्स लाइक बोलते ना इट्स शेप, कॉन्वेक्स से कॉनकेव के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट ये तो बहुत थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई है ना। अगर आप असली में पहचानना चाहते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बताया ना मैथ्स वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर आपकी जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है ऑफ क्वांटिटी b विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x, है ना, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब ना तो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना मिनिमा एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट पर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसे अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या तुम ये भी देख सकते हो कि इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा ग्राफ थोड़ी सी देर के लिए कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। मतलब आपके b की x के रिस्पेक्ट में जो रेट है, मतलब dB/dx स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है वो थोड़ी सी देर के लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर द रेट ऑफ change in magnetic field with respect to distance x becomes constant, dB/dx becomes constant, or the double derivative of magnetic field with respect to distance is 0, right? तो इसके कांस्टेंट होने का मतलब है डेफिनेटली ये डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैथ्स वाले बच्चों को ये काम करके देखना है। मैं देखो बायो वाले तो नहीं कर पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डिफरेंशिएशन है, हो सकता है ना कर पाए, वैसे तो करो, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करना, dB/dx निकालना, उसको 0 के उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, फिर जो भी d² b/dx² की वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल रखना, तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, r/2, पॉजिटिव नेगेटिव r/2, ठीक है। तो एज अ फैक्ट हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, r/2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा हमें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रेट से वेरी करेगी, इसको हम अभी यूज करेंगे। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आप फॉर्मूले में रख के देख लो, x की जगह r/2, तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 8/5√5 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। जो भी सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके कंपैरिजन में कितनी होगी, 8/5√5 होगी। अब ये काम आपको सबको करके देखना है, मतलब यार मेरी बातें सुननी नहीं है, मतलब आपको, ठीक है। सच में x की जगह r/2 रख के देखना, सच में उसको सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट I/2r उससे कंपेयर करना, ये काम सच में करना है यार, तब जाके मजा आएगा। अदरवाइज तो सुनने में तो क्या ही फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है ना। बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ना, डायरेक्ट आपको इस r/2 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो पूछी जाती है, इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछा जाता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हम इसको एक्सप्लॉइट करते हैं इन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। ये दो पैरेलल रखी हुई कॉइल्स है जिनके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है। मतलब अगर आप किसी एक तरफ से देखोगे तो दोनों में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। करंट भी सेम होता है, यानी कि इन दोनों कॉइल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पर जो भी डिवाइसेज है उनमें करंट सेम फ्लो होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
तो यहां से देखे जाने पर इस वाली कॉइल के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और इस वाली कॉइल के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें भी एन टर्न्स है, इसमें भी एन टर्न्स है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली सिमिलर कॉइल्स हैं। सॉरी, ये रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस है, ठीक है, इसकी भी रेडियस आ रहा है, इसकी भी रेडियस आ रहा है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है ना। और दूसरी खास बात, इन दोनों को एक दूसरे से एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता है, आर डिस्टेंस पर रखा जाता है, मतलब उतनी ही डिस्टेंस पर रखा जाता है जितनी इनकी रेडियस है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो यहां पे आपको आंसर मिलेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के थ्रू। आपने देखा था कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एग्जैक्टली आर के बराबर होगी तो जो मिडिल पॉइंट होगा वो यहां से भी r/2 डिस्टेंस पर होगा और वो यहां से भी r/2 डिस्टेंस पर होगा। यानी कि मिडिल पॉइंट के आसपास वाले हिस्से के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही होगी, और कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही होगी मतलब दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलके एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही होगी। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। ग्राफ से भी समझ सकते हो। देखो, अगर आप पहले वाले कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो तो मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है और इस तरीके से घटती चली जाती है ना। और अगर आप सेकंड कॉइल की वजह से देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है और इस तरीके से घटती चली जाती है। तो आप देखो, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, सेकंड की वजह से इतनी है, तो दोनों का सम करोगे तो ओवरऑल आपको मैग्नेटिक फील्ड इतनी मिलेगी। यहां पर देखो, दोनों का सम करोगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इतनी मिलेगी। यहां पर देखो तो अब की बार फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, सेकंड की वजह से ज्यादा हो गई, अगेन सम जो है वो आपको लगभग उतना ही मिला। तो बीच वाले रीजन में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो ओवरऑल क्या मिलेगी, लगभग कांस्टेंट मिलेगी। आप यूं देखो ना कि एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कम है तो दूसरी उसको कंपनसेट करने आ रही है, उसकी वजह से ज्यादा है, या दूसरे की वजह से जहां पर कम है पहली वाली उसको कंपनसेट करने आ रही है, उसकी वजह से ज्यादा है। यानी कि दोनों का सम जो है वो ओवरऑल हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मिड पॉइंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो आप निकाल सकते हो। मैंने बताया था एक कॉइल की वजह से जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है 8 डिवाइडेड बाय 5√5 टाइम्स बी ऑफ सेंटर, यानी कि दोनों की वजह से ऐड करोगे तो 16 डिवाइडेड बाय 5√5 ऑफ बी ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर पर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, है ना। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 ni डिवाइडेड बाय 2r, और इसको ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी 0.72 टाइम्स μ0 ni डिवाइडेड बाय 2r, है ना। तो कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, आप लोग एक बार और इसको वेरीफाई कर लेना। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। पर्पस क्या है इनका, टू प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज ध्यान में रख लेना, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो, ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम इसका एक सेकंड एस्पेक्ट देखते हैं। ये तो चलो हमने कॉइल और उसका प्रैक्टिकल पर्पस देख लिया कि किस तरीके से कॉइल की वजह से एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको यूज किया जा सकता है डिफरेंट तरीके से। अब इसका थोड़ा सा एक मजेदार एस्पेक्ट देखते हैं। मान लो हमारा लूप बहुत छोटा हो, है ना। बहुत छोटे का मतलब क्या है कि पॉइंट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में लूप की जो रेडियस है वो बहुत छोटी हो। भाई, छोटा होना हमेशा कंपैरेटिव होता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा चैनल बाकी अदर चैनल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बट जहां से मैंने शुरुआत करी थी वहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो नाउ इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर डे बाय डे, ठीक है ना। तो हमेशा रिलेटिव टर्म होती है स्मॉल एंड जो भी लार्जर वाली टर्म होती है। तो स्मॉल लूप का मतलब है कि लूप से पॉइंट की जो एक्सियल डिस्टेंस है वो लूप की रेडियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी है, उसको आप स्मॉल लूप मान सकते हो, ठीक है ना। यानी कि r² जो है ये इतना छोटा है x² के कंपैरिजन में
कि जहां पर ये दोनों ऐड हो रहे होंगे वहां पर आप आर स्क्वायर को ड्रॉप कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमारे फॉर्मूला में था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो मैं आर स्क्वायर को अगर ड्रॉप कर दूंगा तो फॉर्मूले में रह जाएगा केवल और केवल एक्स स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स की पावर रह जाएगी केवल और केवल 3। तो एक स्मॉल लूप की वजह से जब हम ये अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट NI आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x³। अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये गया कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो होती है नॉर्मली तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट एक छोटे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम सोचेंगे यार ऐसा का ऐसा ही काम डायपोल के केस में भी होता था। एक सिंगल चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो डिस्टेंस के, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। और एक डायपोल की वजह से जो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। तो हमारा थोड़ा बहुत माथा जो है वो खनकेगा। हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि यार कहीं ये वाला जो केस जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से तो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अकेला म्यू नॉट है तो इसको 4 पाई से ऊपर और 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो मैंने कर दिया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बना दिया। यहाँ पर NI है, ऊपर मल्टीप्लाई करने की वजह से पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2 आ गया। देखो नोटिस करो सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। जब आप पाई को पाई से कैंसिल आउट कर दोगे और 2 को 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो वापस से म्यू नॉट NI आर स्क्वायर अपॉन 2x³ भी बचेगा। तो हमने जस्ट केवल मैनिपुलेशन किया है। अच्छा, ये मैनिपुलेशन इसलिए किया है ताकि हम इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को ट्रीट कर सकें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरह, यानी कि कांस्टेंट k की तरह। और ये जो NI इंटू पाई आर स्क्वायर है इसको अपन ट्रीट कर सकें डायपोल मोमेंट की तरह। वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यहां पर हम इसको कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। 2 हुआ करता था वहां पर फॉर्मूले में, यहां पर भी 2 मिलेगा तुम्हें, और नीचे डिस्टेंस का क्यूब होता था, यहां पे भी नीचे डिस्टेंस का क्यूब मिलेगा। सो हमने जस्ट केवल जुगाड़ लगाया और हमने देखा कि दिस एक्सप्रेशन एग्जैक्टली मैचेस विथ डायपोल की वजह से एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी उससे मैच कर रहे हैं। और इस मैच करने की प्रक्रिया में हमने k किसको माना है, हमने k माना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को। यहां पर हम k किसको मानते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। डायपोल मोमेंट हमने किसको माना है, इसको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ में लग गया। स्मॉल करंट लूप हैविंग n टर्न्स, करंट I and radius R will behave as a magnetic dipole, और उसका जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा n टाइम्स I टाइम्स a मतलब एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमें पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक डायपोल की वजह से प्रोड्यूस होती है। देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, उसका सोर्स कौन होता था, आपका इंडिविजुअल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो है आपका एक करंट कैरिंग लूप। और लूप की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है ना। ऐसा लगता है कि लूप का ही एक हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और लूप का ही एक और हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। सो देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत होती है पॉजिटिव चार्ज से, अंत होता है नेगेटिव चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो है डायपोल। आप कहीं भी पता नहीं लगा सकते कि मैग्नेटिक फील्ड शुरू कहाँ से हुई है और एंड कहाँ पर हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप की फॉर्म में नहीं पाई जाती, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में पाई जाएंगी, क्योंकि इनका सोर्स जो है वो हमेशा एक डायपोल होता है।
इसके बारे में अपन और भी बात करेंगे, बट फिलहाल इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यार इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दो डिस्टिंक्ट चार्जेस हुआ करते थे, तभी तो हम उसको डायपोल बोलते थे, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हुआ करती थी। हमने इनफैक्ट उनके डायपोल मोमेंट को डिफाइन ही इसी बेसिस पे किया था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। बट व्हाट अबाउट अ मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल के अंदर तो ऐसा है ही नहीं। लूप में तो हमें कोई दो डिस्टिंक्ट पोल्स नजर नहीं आ रहे, ना ही उनके बीच की कोई डिस्टेंस नजर आ रही है, तो चक्कर पड़ गया। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? वेल, टू फेसेस ऑफ अ लूप एक्ट एज पोल्स, राइट। दो फेसेस तो हैं भाई, लूप को आप दो तरफ से देख सकते हो ना, इधर से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो। दो चेहरे हैं इसके, दो फेसेस हैं, तो दोनों फेसेस जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली साउथ और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करते हैं। देखो, आप देख रहे हो लूप को और आपको करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती हुई दिखाई दे, है ना। मैंने यहाँ पर जानबूझ के एंटी को कैपिटल N कैपिटल T लिखा है ताकि आपको याद रह जाए। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको करंट दिखाई दे तो समझ जाना आप जिस फेस को देख रहे हो लूप के, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। वहां से मैग्नेटिक फील्ड आपको अपनी तरफ आते हुए नजर आएंगी, ठीक है। सो फेस इज नॉर्थ पोल एंड फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ इट। और आप जिस फेस को देख रहे हो, मान लो उसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करते हुए दिखाई दे रही है आपको, तो समझ जाना फेस जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और फील्ड लाइंस जो है वो उसके अंदर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे ये एक फेस है, ठीक है, तो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो, यहां से देखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है करंट का, ठीक है। मतलब यहां से देखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और यहां से देखे जाने पर क्लॉकवाइज फ्लो दिखाई दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है करंट, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसी को आप पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी करंट, मतलब वो हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक ही लूप को आप दो अलग अलग तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो ये लूप है ना। अब आपको करंट कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको करंट कैसे दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज। बट मेरे को करंट जो है वो कैसे दिखाई दे रही है? क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और मेरे को दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज, मतलब मेरी तरफ वाला फेस जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और मेरी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। इस तरीके से लूप जो है वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, ये भी हमें पता पड़ गया। और उसका डायपोल मोमेंट होता है NIA। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस पता थी हमें, तो हमने उसको इस तरीके से डिफाइन किया था। यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता ना, दोनों फेसेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, तो यहाँ पे दूसरा तरीका है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दिस दैट लूप टाइम्स एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। ये हमने पता लगा लिया, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन था, और हमने इतना डिस्कशन है कि स्मॉल लूप के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बात केवल और केवल इसलिए करी है ताकि हम एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर कर सकें। वो ये है कि किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म आखिर में पाया क्यों जाता है, कहाँ से आता है। तो हम देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हो तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज का मतलब है करंट। तो बेसिकली वो भी एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम उसका डायपोल मोमेंट तक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हम कहीं भी बैठ जाएंगे, तो हम यहाँ पे बैठेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो चार्ज E है वो पूरे एक टाइम पीरियड के अंदर इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। चार्ज E passes through a point in every 2 pi r upon v second. This 2 pi r upon v is nothing but the time period, distance divided by velocity. तो करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, मतलब EV डिवाइडेड बाय 2 pi r, ये हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है ना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। करंट हमने पता कर ही लिया, EV अपॉन 2 pi r, और एरिया हो जाएगा हमारा pi r स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा इस छोटे से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो आ जाएगा हाफ EVR, हाफ EVR। अब देखो, ना तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, ना हमें इलेक्ट्रॉन की रेडियस पता है। हम इसको अगर मास से ऊपर और मास से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर ये जो MVR बन रहा है, इट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा जा सकता है E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो हो जाएगा E/2m। नाउ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप इनफैक्ट इसकी वैल्यू तक फाइंड आउट कर सकते हो। आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर किलोग्राम। ये कांस्टेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आप उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को उसके एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर दोगे तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक्जैक्टली 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर किलोग्राम के इक्वल मिलेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ द नेचर एंड इट इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट। जैसे हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है ना, वैसे ये भी हमारा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें, अभी तो हमारे पास में केवल और केवल रेशियो आया है डायपोल मोमेंट का, मतलब ऑर्बिटल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम के साथ। अगर हम बोर के सेकंड पोस्टुलेट को यूज करें, एंड थैंक गॉड हमने ये वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जो मिरेकल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू हमेशा n टाइम्स h/2π होती है ना। तो हम इसको यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की जगह अपन nh/2π रखेंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी n टाइम्स EH/4πm होगा। अभी जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ना, ये सब कांस्टेंट है ना। तो हमें दो तीन चीजें पता चल गई। एक तो हमें पता चल गया कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो वो करंट की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। वो भी क्वांटाइज्ड है, उसकी भी हर वैल्यू नहीं हो सकती, वो हमेशा n टाइम्स EH/4πm के इक्वल होगा। मतलब EH/4πm की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके किसकी फॉर्म में मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में ही मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, राइट। एंड क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट। सो क्वांटा ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ म्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। ये जो EH/4πm है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 रखने पर हमें मिलेगी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसको अपन कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबकी वैल्यूज रखोगे, सारे के सारे फंडामेंटल कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू आपको पता है, तो आप फाइनली कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल निकल के आता है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, इसकी डायरेक्शन होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। NI है तो n की तो कोई यूनिट होती नहीं है, I की यूनिट होगी एम्पियर और A एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हर इलेक्ट्रॉन सोचो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हो सकता है पूरे के पूरे एटम का भी कुछ नेट डायपोल मोमेंट होता हो, है ना। और ये तो मैंने आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बताया है, इलेक्ट्रॉन का खुद का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है ना। तो ओवरऑल इन सबको जब आप सम करते हो, है ना, और ये सब कुछ क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, मतलब क्वांटम फिजिक्स के डोमेन में चले जाता है सब कुछ। तो आप देखते हो कि पूरे के पूरे एटम का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, और फिर उसी से आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो कि पूरा का पूरा बल्क ऑफ मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कैसे करेगा, क्यों करेगा,
ये सारी की सारी बातें आप पता लगा सकते हो, जो कि हमारे अगले चैप्टर का कंसर्न है। हम अगले चैप्टर में इसी चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, है ना। बट इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्चुअली आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा हमने जो डिस्कशन किया है ना, इसमें हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज हैं, और इन फॉर्मूलाज को जब हम अप्लाई करेंगे तो एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो देखो ये टिपिकल न्यूमेरिकल से जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि आपको एक पॉइंट है और आपको एक करंट कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एक सेमी सर्कल है ना, ये वाला हिस्सा भी एक सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है ना। और सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। रहे ये दोनों, तो इन दोनों को अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इन दोनों वायर्स की लाइन पर है। मैंने बताया था वायर या वायर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस होगी और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस होगी, है ना। अब अपन बात करते हैं B1 की, है ना, एंड B2 की। तो सबसे पहले B1 की बात करते हैं। तो B1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, रेडियस कितनी है r, टाइम्स एल्फा। तो एक सेमी सर्कल के लिए एल्फा का मतलब कितना हो जाता है, पाई। आप डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे? देखो आपकी करंट अगर सर्कुलर होती है ना, वही राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो आप अब क्या करो, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर लो। तो आपकी स्क्रीन में आप देखोगे कि जब करंट की डायरेक्शन में आप उंगलियों को कर्ल करोगे तो आपका अंगूठा स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होगा, यानी कि ये कौन सी वाली डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, डॉट डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। ये करके देखना है आपको बाय द वे, ठीक है ना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ध्यान रख लो कि यार हमें करंट स्क्रीन की तरफ देखने पर कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर निकलती हुई नजर आनी चाहिए। वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट I अपॉन 4r, किस डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में। सिमिलरली B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट, करंट तो I ही फ्लो हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस कितनी हो गई आपकी 2r हो गई, टाइम्स सेमी सर्कल है तो एंगल अभी भी कितना होगा, पाई होगा। और वही आपको देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई होगी, मतलब डॉट डायरेक्शन के अंदर ही होगी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो B2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट I अपॉन 4 इंटू 2 करोगे तो 8 टाइम्स R। तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी सिंपली B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 का मतलब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8R। जब एलसीएम लोगे तो 8R आपका एलसीएम आ जाएगा, तो इधर तो बचेगा 2 म्यू नॉट I और इधर बचेगा म्यू नॉट I, तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 8R। ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एट द पॉइंट O ड्यू टू दिस करंट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल बिल्कुल सिमिलर सा ही है ना। इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों? कारण वही है कि दोनों ही वायर्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन में पड़ रहा है आपका पॉइंट। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लेते हैं और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, करंट हो गया I डिवाइडेड बाय 4 पाई R, एंगल हो गया आपका पाई। और क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो ये डॉट डायरेक्शन में होगी। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू रेडियस हो जाएगी 2R,
एंगल हो जाएगा पाई, और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये क्रॉस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि आपको जो दूसरा वाला सेमी सर्कल है बड़ा वाला, उसके अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रही है। तो या तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला फंडा याद रखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर चक्कर पड़ गया, यहाँ पर एक फील्ड डॉट डायरेक्शन में, एक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, तो दोनों में लड़ाई होगी, जीतेगा वो जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि B1 जो है उसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 4R जो कि डॉट डायरेक्शन में, और B2 जो है उसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन 8R जो कि क्रॉस डायरेक्शन में। क्योंकि B1 B2 से ज़्यादा बड़ा है तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी सिंपली B1 माइनस B2, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8R। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 8R, और किस डायरेक्शन में होगी, डॉट डायरेक्शन में, क्योंकि B1 जो था वो भी डॉट डायरेक्शन के अंदर था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में केवल और केवल डिफरेंस क्या है, केवल और केवल करंट की डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड्स के ऐड होने या नहीं होने का डिफरेंस है, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला जो पोर्शन है वायर का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ये वाला जो पोर्शन है वायर का, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है वो इन वायर्स की लाइन पर एग्जिस्ट करता है, वायर्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो केवल और केवल कौन से वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, केवल और केवल इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये वाला जो एंगल है ये कितना है, तो पाई बाय 2 को माइनस कर दो 2 पाई में से, तो ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2, दैट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें एल्फा की वैल्यू मिल गई। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस r दे रखी है, और एंगल कितना है एल्फा, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। पाई से पाई कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8R। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, है ना। सिमिलरली इसके अंदर देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि इन दोनों वायर्स की लाइन पर आपका पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पे आपको फाइनली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपन B1 मान लेते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस है r, और एंगल एल्फा कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखा जा सकता है पाई डिवाइडेड बाय 3। 60 डिग्री इज नथिंग बट 180 डिवाइडेड बाय 3, 180 मतलब पाई। तो एंगल हो जाएगा आपका पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 करोगी तो 12R। और क्योंकि हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी डॉट डायरेक्शन के अंदर। B2 की बात करते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस हो जाएगी 2R, है ना, इसमें गलती मत कर देना। एंगल अभी भी कितना रहा, पाई बाय 3, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24R। क्योंकि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती हुई नजर आ रही है तो आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर, प्लेन के अंदर जाते हुए। डॉट और क्रॉस में लड़ाई होगी क्योंकि B1 जो है वो बड़ा है B2 से, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी B1 माइनस B2, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 12R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 24R। ये तो पता है ना आपको कि B1 बड़ा है B2 से, ये कैसे पता लगाता हूँ मैं। देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। भाई आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा आता है ना। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 24R आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 24R। ये आपकी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी और ये डॉट डायरेक्शन में होगी क्योंकि B1 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस केवल और केवल ना डायरेक्शन का ध्यान रखना कि कब मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होगी कब नहीं होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे मेरे हिसाब से, ये मुझे पता है। ये देखो ये वाला जो कॉइल है ना,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर से देखे जाने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये दूसरी वाली जो कॉयल है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो ये B1 की डायरेक्शन बता दी, ये B2 की डायरेक्शन बता दी, है ना। और दोनों कॉइल्स जो है वो सेम है, तो B1 की वैल्यू भी कितनी है, μ0 Ni/2r। हम ये मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, और इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। और B2 की वैल्यू भी कितनी है, μ0 Ni/2r। हम ये मान लेते हैं कि दोनों कॉइल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है, सेम मैग्नीट्यूड की हो रही है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। एक की वजह से x डायरेक्शन में हो रही है मतलब i कैप, और एक की वजह से y डायरेक्शन में हो रही है मतलब j कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0 Ni/2r टाइम्स i कैप प्लस j कैप। और अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछे इसका, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका μ0 Ni/2r। i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ i कैप का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, यानी कि √2। तो ये बन जाएगा μ0 Ni, √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 टाइम्स r। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, ठीक है। ये देखो यार, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस ऐसा है कि आपको ऐसा कहा गया है कि यहाँ से करंट I एंटर करती है, फिर ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, एक तो इधर की तरफ चली जाती है दैट इज़ I1, और एक इधर की तरफ चली जाती है दैट इज़ I2। तो ये वाली करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट डायरेक्शन में होगी। तो ओवरऑल सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी किस तरीके से निकालोगे, कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन की वजह से जो एंगल बन रहा है वो α2 है, और इस वाले पोर्शन की वजह से जो एंगल बन रहा है वो α1 है। तो एंगल भी दोनों का अलग अलग है। देखो इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कैसे इंटरेस्टिंग होगा देखना, और इसको फिर आपको ध्यान भी रखना है। तो देखो हमने इस लूप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मान लिया हमने कि ये लूप जो है इट इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। सपोज लूप इज मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। चलो ये हमने मान लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे, हमारी करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के बेसिस पे करंट का डिवीजन होगा। तो हमारा ये जो ABC वाला हिस्सा है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपने नोटिस किया कि एंगल कितना है α1, तो लेंथ कितनी हो जाएगी R टाइम्स α1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा रो दैट इज रेजिस्टिविटी, R हो जाए L लेंथ हो जाएगी इस वाले पोर्शन की कितनी R टाइम्स α1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A। सिमिलरली जो आपका ADC वाला पोर्शन है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो R टाइम्स α2 डिवाइडेड बाय एरिया A, है ना। अब ये हमने क्या कर लिया, अच्छा यहाँ पे जो R है वो रेडियस है, और जो सबस्क्रिप्ट लगा के मैंने लिखा है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब करंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि करंट कैसे डिवाइड होता है। करंट होता है I1 डिवाइडेड बाय I2। ये कैसे डिवाइड होता है, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको कम करंट मिलेगी, जिसका रेशियो कम होगा उसको ज़्यादा करंट मिलेगी। तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस I1 का मतलब है हम RADC को रखेंगे ऊपर और I2 नीचे है, इसका मतलब RABC को अपन रखेंगे। तो क्रॉस मतलब मैंने करंट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उनको एक दूसरे के अपोजिट में रखा है। जितना ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट। तो ये इनवर्स रेशियो की फॉर्म में, ये हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर।
तो आर ए डी सी का मतलब हो जाएगा रो टाइम्स रेडियस टाइम्स अल्फा 2 डिवाइडेड बाय ए, और ए बी सी का मतलब हो जाएगा रो टाइम्स रेडियस टाइम्स अल्फा 1 डिवाइडेड बाय ए। रो से रो गया, आर से आर गया, ए से ए गया, तो ये आ जाएगा सिंपली अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1। ये दोनों करंट्स का रेशियो हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन कौन से वाले पोर्शन की वजह से निकालते हैं, ए बी सी वाले पोर्शन की वजह से निकालते हैं। तो वो हो जाएगी म्यू नॉट, करंट हो जाएगी आपकी I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस हो जाएगी R टाइम्स एंगल हो जाएगा अल्फा 1, है ना। और अगर अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पोर्शन ए डी सी, तो इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई R टाइम्स अल्फा 2। अब आपको पता है यहां से इसको अगर आप पकड़ोगे तो यहां से आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि I1 अल्फा 1 जो है वो किसके इक्वल है, I2 अल्फा 2 के इक्वल है। यानी कि बी ए बी सी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और बी ए डी सी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल होंगे। अब डिफरेंस किस चीज का आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से करंट क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से करंट डॉट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही होगी। तो दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक प्लेन के अंदर जाते हुए, एक प्लेन से बाहर आते हुए, और दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियसली आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको आपको एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई यूनिफॉर्म लूप है, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है ना, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी रेगुलर शेप का लूप हो सकता है, और उसके अंदर करंट जाती है, डिवाइड होती है और वापस से बाहर निकलती है, तो ऐसे केस में उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमेशा 0 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने ऑल्दो सर्कुलर लूप के लिए रिजल्ट प्रूव किया है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अदर शेप ऑफ लूप्स के लिए भी, दैट इज यू कैन डू परफेक्टली डू राइट। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा केस हमारे हाथ में लगा। अच्छा, वायर हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर मामला अलग हो जाता। तो फिर आपके रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो केवल और केवल एंगल्स पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर करंट का जो रेशियो है वो केवल और केवल एंगल्स पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल नहीं होता। तो फिर आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 नहीं होती, है ना, अगर यूनिफॉर्म वायर नहीं होता तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, है ना। अपन करेंगे अभी एक क्वेश्चन ऐसा। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन। फिगर शोज अ सर्कुलर लूप विथ रेडियस r, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क ABC इज 5 ओम। देखो इस वाले पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 5 ओम है, एंड ADC इज 10 ओम। ADC इज 10 ओम। अगर यूनिफॉर्म वायर होता तो दोनों सेमी सर्कल है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता, और अभी अभी आपने पीछे देखा था आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर 0 आती। बट यहाँ पर केस उल्टा कर दिया, यहाँ पर बता दिया कि ये जो लूप बनाया गया है ये नॉन यूनिफॉर्म वायर से बनाया गया है। ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस अलग है, नीचे वाले हिस्से का रेजिस्टेंस अलग है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप इज, जो सेंटर ऑफ लूप है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम दोनों पोर्शंस की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम करंट निकालेंगे कि करंट I1 कितनी होगी एंड करंट I2 कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो की फॉर्म में होती है। तो I1 डिवाइडेड बाय I2 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। या आप यूं भी ध्यान रख सकते हो कि जो करंट I1 होती है वो होती है R2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 15 टाइम्स टोटल करंट I, मतलब 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 2I डिवाइडेड बाय 3, और I2 जो होगी वो हो जाएगी R1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 टाइम्स I,
और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी I डिवाइडेड बाई 3। रेशियो कितना आना चाहिए था 2 डिवाइडेड बाई 1। नोटिस कर रहे हो I1 और I2 का रेशियो एग्जैक्टली कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 1 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने करंट निकाल ली, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो B1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी हो जाएगी म्यू नॉट, करंट है I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस है हमारी स्मॉल r और सेमी सर्कल है तो एंगल कितना हो जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4r। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4r और I1 की वैल्यू कितनी है 2i डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये किस डायरेक्शन के अंदर होगी, ये किस डायरेक्शन के अंदर होगी, क्योंकि आपको करंट जो पोर्शन ABC है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है तो ये क्रॉस डायरेक्शन में होगी। और अगर अपन B2 की बात करें तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट, करंट हो जाएगी I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस इज स्मॉल r और सेमी सर्कल है तो एंगल हो जाएगा आपका पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 4r। तो B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4r टाइम्स I डिवाइडेड बाय 3। ये होगी डॉट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट आपका जो है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लियरली कंपेयर कर सकते हो कि B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 इज ग्रेटर देन B2, यानी कि आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी B1 माइनस B2, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4r टाइम्स 2i बाय 3 माइनस म्यू नॉट टाइम्स 4r कॉमन आ जाएगा, केवल और केवल i बाय 3 को माइनस कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4r टाइम्स i डिवाइडेड बाय 3, दैट इज म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 6r। और क्योंकि हमने B1 में से B2 को माइनस किया है तो हमारी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड भी B1 के अलॉन्ग होगी, मतलब क्रॉस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो अब देखो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए, तो म्यू नॉट I अपॉन 6r। नोटिस कर रहे हो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों में आंसर म्यू नॉट I अपॉन 6r है, केवल और केवल डिफरेंस किसका है डॉट और क्रॉस का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डायरेक्शन के बारे में ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन 6r, नेट डायरेक्शन होगी क्रॉस डायरेक्शन, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर वायर यूनिफॉर्म है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है, आप अलग अलग पोर्शंस की मैग्नेटिक फील्ड निकाल के फिर देखोगे, ठीक है ना। और करंट एंटर करके डिवाइड हो रहा है, अगर मान लो लूप के अंदर ही करंट फ्लो हो रहा होता तो फिर हमें फॉर्मूला पता ही है कि लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। तो यार ये जो न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, है ना, ये जो न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, इन न्यूमेरिकल्स के आधार पर आपको बायो-सावर्ट लॉ और उसकी कम से कम ये जो आर्क और लूप वाली एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल कहीं भी दिख जाए आपको तुरंत सॉल्व करना है। दैट्स द पावर ऑफ मिरेकल सीरीज। अगर आपने मिरेकल सीरीज के अंदर किसी टॉपिक को पढ़ लिया ना तो फिर भिड़ जाओ जमाने से, फिर भूखे बन जाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस के, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की जो हमारी क्लास होगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम उसमें और भी अलग अलग तरीके के करंट्स और उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। बहुत मज़ेदार होगी कल की क्लास, ठीक है ना। और ये चैप्टर ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी। तो मिरेकल सीरीज़ के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स के अंदर बताना है। अगर आप यहाँ तक वीडियोस देखते हो तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।